मूल अधिकार से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, जो उसको उसके जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। सामान्यतः ये राजनीतिक उन्नति के लिए माने जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मिलते हैं। यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो हमने ये अमेरिका के संविधान से ली है, भारतीय संविधान में, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा का सामान्य सा अर्थ ऐसा है कि सन 1215 में जब ब्रिटेन में वहां के राजा ने एक अधिकारों के प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो उसको एक मैग्ना कार्टा बोला गया था। तो वैसे ही भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार मनुष्य के जीवन के मूलभूत अधिकार है। ये ना केवल उसके सामाजिक आर्थिक उन्नति में सहायक होते हैं, अपितु राजनीतिक उन्नति में भी सहायक होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कैसे आए? मौलिक अधिकार का इतिहास जानते हैं। वर्ष 1895 में स्वराज शब्द की स्थापना होती है। स्वराज शब्द एक गढ़ा जाता है, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार भारत में मूल अधिकारों की मांग की जाती है। उसके पश्चात आते हैं 1917 से 1919 के बीच में। उस समय मूल अधिकारों की मांग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट रहता है, रोलेक्ट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते हैं इसे। इससे लोगों के मौलिक अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकार, उनका हनन होता है। तो पहली बार बृहद पैमाने पर, विस्तृत पैमाने पर सरकार से, ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोग अपने मौलिक अधिकार की मांग करते हैं। उसके पश्चात 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जो कि संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव कहा जाता है, उसमें पहली बार मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए ब्रिटिश शासन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी समिति के माध्यम से दिया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। 1931 में कराची का अधिवेशन होता है। उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। पहली बार मूल अधिकारों की वृहद पैमाने पर मांग करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वापस से मांग करती है और फिर 1947 में भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति रहती है, तो मौलिक अधिकारों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौलिक उप समिति जेबी कृपलानी, जिसके उपाध्यक्ष रहते हैं, उसके माध्यम से शामिल कर लेती है। मौलिक अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ करता है कि व्यक्ति को मानव होने के नाते ये मूल अधिकार है, ये प्राप्त होने आवश्यक है। भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार है, इसको 7 प्रकार से बांटा गया, मतलब 7 मूल अधिकार कहते हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। जैसे थे, पहला था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति, छठा संपत्ति का और सातवां सार्वभौमिक उपचार का। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की। तो अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा कैसा है कि राज्य में या तो संघ सरकार में संघीय विधान जिसे कहते हैं, राज्य सरकार, या फिर स्थानीय सरकार जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायत, या फिर कोई इकाई भी जो कि एक राज्य के रूप में काम करती है, वो भी सब राज्य कहलाएंगे। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य घोषित होंगी, अर्थात जो विधियां मूल अधिकारों का अल्पीकरण करेंगी वो शून्य घोषित कर दी जाएंगी। ये हमारा अनुच्छेद 13 बोलता है कि केशवानंद भारतीवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मूल अधिकारों को यदि संवैधानिक संशोधन भी अल्पीकृत करते हैं तो उन संवैधानिक संशोधन का भी पुनर्विचार या पुनर्वलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 विधिक समक्ष समता और समान विधियों का संरक्षण। ये भारतीय संविधान में 2 प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ना तो ऊपर है ना विधि से नीचे है, सब विधि के समान है। दूसरा, समान विधियों से संरक्षण, अर्थात इसमें समान परिस्थितियां होनी चाहिए व्यक्ति की। जैसे अगर कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति रेस कर रहे हैं तो एक विकलांग है और एक सामान्य सा शरीर का है, तो वो रेस समान नहीं मानी जाएगी। तो समान विधियों का संरक्षण, अगर विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग का विकलांग के साथ,
जिसे हम पैरा ओलंपिक्स देखते हैं, जो कि ऐसे खेल होते हैं, वैसे ही भारतीय संविधान भी समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान संरक्षण प्रदान करता है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और विधिक समक्ष समता हमने विधि के शासन ब्रिटेन से लिया है। अनुच्छेद 15 बोलता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य और व्यक्ति दोनों। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ आप धार्मिक रूप से, जन्म के आधार पर, उसकी जात के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ना तो राज्य करेगा ना व्यक्ति करेगा। 16वां अनुच्छेद कहता है अवसर की समता, अर्थात सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये हमारा 16वां है। 17वां अनुच्छेद कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा, अर्थात छुआछूत भेदभाव राज्य इनका समाप्त करेगा। छुआछूत भेदभाव को राज्य समाप्त करेगा और व्यक्ति भी। अस्पृश्यता का अंत। 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत। इसमें सिर्फ सेना और विद्या मतलब शिक्षा, सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियां खत्म कर दी गई। अब कोई भी व्यक्ति सेना और जो शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर उपाधियां नहीं लगा पाएगा। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। सबसे पहला कि अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता। दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन की। तीसरा सर्वत्र संचरण की। चौथा है निर्बाध रूप से घूमने की। पांचवा है कहीं भी बसने की। और छठा है कोई सा भी वृत्ति व्यवसाय अपनाने की। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषारोपण से संरक्षण, अर्थात अपराध के लिए दोषारोपण संरक्षण कैसा है कि किसी भी व्यक्ति को, इसमें 3 चीजें दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व जो नियम कानून है जो चले आ रहे उन्हीं के तहत यदि वो कोई सा उल्लंघन करता है विधि का तो ही सजा दी जाएगी। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा, स्वयं को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 बोलता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के शासन के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में और प्रावधान है जैसे निजता का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 में ही है। जैसे अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 21 में शिक्षा से संबंधित अधिकार भी। 22वां संविधान 22वां अनुच्छेद ये कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण सामान्यतः आप इस पे से समझिए कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। कैसा? 22वां अनुच्छेद ये कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण सामान्यतः आप इस पे से समझिए कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। कैसा? कि उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, उसको अपना वकील चुनने का अधिकार है। तीसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराने का अधिकार, मतलब उपस्थित होने का अधिकार। और इसमें निरोध का अधिकार, ये किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें 3 महीने तक की पुलिस हिरासत मिलती है पुलिस को, लेकिन उसमें भी यदि वो व्यक्ति को बताना आवश्यक है तो उसको कारण बताया जाएगा हिरासत क्यों रखा गया है। हाँ, लेकिन अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति व्यवस्था संबंधित है तो नहीं भी बता सकते। तो और इसमें 3 महीने तक ज्यादा से ज्यादा आप हिरासत में रख सकते हो। अनुच्छेद 23 बोलता है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से निषेध करता है कि मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा और बलात्श्रम नहीं किया जाएगा। 24 क्या करते हैं? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का किसी भी हानिकारक संस्थान में काम करने से रोका गया है। 25वां धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। 26वां धर्म के प्रबंधन का अधिकार, अपने धर्म के प्रबंधन का। अनुच्छेद 27 बोलता है कि धर्म के वृद्धि के लिए करों के संदाय से सुरक्षा, अर्थात किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, आपको कर देना पड़ेगा। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी अनुच्छेद 29 यहाँ उपबंध करता है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिक को
अपनी बोली भाषा का संरक्षण करने का अधिकार है करता है। अनुच्छेद 30 बोलता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके संरक्षण का अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापना करने और उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, जो समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में आप मूल अधिकारों का हनन। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यहाँ यदि कोई व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन होता है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय दोनों में जाने का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट प्रदान की गई है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय 5 रिट जारी कर सकते हैं: बंदी, प्रतिष्ठन, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण। अनुच्छेद 33 संसद को केंद्रीय बलों, अर्धसैनिक बलों, सैनिकों इन पर इनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ का प्रावधान है और अनुच्छेद 35 संसद को मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। ये हमारे 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार संपन्न है।